So hello everyone, welcome to Boards Made Easy. I'm Bharti Kaushal and today we'll be discussing जो हमारा PU BA या BCom LLB का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है कल, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखो। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन पेपर नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वो अपने पास ही रख लिया। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं सच मुझे याद आए मैंने वो सारे यहाँ पे लिख कर आपके लिए एक वीडियो बना दी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट एंड हैव रिटन ऑल द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एज वेल। सी Which river is called the river Padma? ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर पद्मा हम किसको कहते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट रिवर जो है हमारे इंडिया की दैट इज गंगा। गंगा को ये हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, या आप इनको गेंजेस भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ हु हैज बीन मेड द नेशनल एम्बेसडर ऑफ चिल्ड्रंस राइट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया? तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है एंड नेशनल एम्बेसडर है चिल्ड्रंस राइट का, तो वो है हमारे आयुष्मान खुराना, हमारे बाला भैया, या हमारे पूजा बेबी फ्रॉम ड्रीम गर्ल। ठीक है, ये हमारे नेशनल एम्बेसडर हैं और ये यूनिसेफ से रिलेटेड है। ओके नाउ, और ये आपका बिल्कुल रिसेंट करंट अफेयर भी रहा है। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर DY चंद्रचूड़? अब आपको पता है अभी हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज DY चंद्रचूड़, एंड इनके जो बाद चीफ जस्टिस बनेंगे तो हमें पता है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज चोजन एज द CJI. So the next chief justice would be संजय खन्ना, ये एक assumption है। and to be honest देखो वैसे तो यही कन्वेंशन चलती है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसी को ही हम चीफ जस्टिस चुनेंगे, बट कई बार ऐसा हो जाता है जैसे 2 बार कन्वेंशन टूटी है। ठीक है, AN रे के टाइम पे या फिर MH बेग के टाइम पे जब सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, बट अभी assumption यही है कि संजीव खन्ना वुड बी chosen as the chief justice, next chief justice. Okay, so the next question is what is the meaning of hush money? देखो hush नाम में शश मतलब साइलेंस, चुप कराने के लिए कहते हैं ना। so money paid to keep the information as a secret. ठीक है, सीक्रेट रखने के लिए किसी इंफॉर्मेशन को एक टर्म यूज की जाती है हश मनी, जब हम किसी को पैसा देते हैं कि वो लाइक साइलेंस रखे, चुप रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नेसेसरी ना दे। और अगर आपका ये गेस नहीं भी हो रहा था ना, तो इसका जो है एक आपके पास क्वेश्चन था डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड भी, ठीक है, एग्जाम में। तो उसमें था कि ही इज अक्यूज्ड ऑफ गिविंग सम हश मनी टू अ फीमेल और समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो वहां से कहीं ना कहीं वो क्लियर हो रहा था कि यहाँ पे लाइक कुछ छुपाने की बात की जा रही है। ओके, What is the meaning of it takes two to tango? अभी जो it takes two to tango है इसका मतलब है both the parties involved in a situation are equally responsible. अब obviously देखो कल्प्रिट सिर्फ वो नहीं होता जो क्राइम करता है, कल्प्रिट वो भी होता है जो उस क्राइम में उस कल्प्रिट का साथ दे रहा है। ठीक है, तो चलो ये तो बहुत दूर की बात होगी। अब जैसे कोई जनरल सपोज इंसिडेंट है कि आपने कोई ग्लास तोड़ दिया, आप अपने सिबलिंग से लड़ रहे थे और आपने ग्लास तोड़ दिया, तो यहाँ पे सिर्फ आप कल्प्रिट नहीं हो, आपका सिबलिंग भी कल्प्रिट है। तो अगर पनिशमेंट मिलेगी आपके सिबलिंग को भी मिलेगी क्योंकि आप दोनों आपस में लड़ रहे थे तब आपने एक कांच का ग्लास तोड़ा, है ना। सो इट इज 2 to tango. नाउ हु लॉन्च्ड भूदान ग्रामदान? ये भूदान ग्रामदान जो है आपकी 9th या 10th की बुक से लिया गया, एंड 9th 10th में वैसे भी किसी ने सीरियसली तो पढ़ा नहीं है, तो अगर किसी ने वो ढंग से पढ़ा होगा ना ध्यान से तो उसको डेफिनेटली याद होगा। इसका आंसर है विनोबा भावे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ इंडिया? देखो सोरो ऑफ इंडिया तो वैसे रिवर दामोदर बनती है, बट एक्चुअल में आई डोंट रियली रिमेम्बर कि उसमें जो क्वेश्चन में इंडिया की रिवर पूछी गई थी या कोई स्टेट की पर्टिकुलर पूछी गई थी, क्योंकि अब अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा के लिए जो सोरो है दैट इज महानदी, है ना। बंगाल के लिए इट इज दामोदर। अब आई डोंट रियली रिमेम्बर कि कोई स्टेट थी या पूरा इंडिया का पूछा गया था। सो अगर आपको याद हो तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। ओके, विच कंट्री इज कॉल्ड द हब ऑफ मिलेट्स? हब ऑफ मिलेट्स जो है हम इंडिया को ही कहते हैं, हमारा भारत सबसे आगे। तो ठीक है, अब देखो मिलेट्स का भी और पल्सेस का भी हमारा इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एंड ऑल्दो जब लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था उस टाइम पे इंडिया में मिलेट्स सिर्फ गुजरात में मिलते थे, बट अब देखो विद टाइम बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बनता जा रहा है हमारा इंडिया फॉर मिलेट्स। Which article of Indian Constitution is related to Uniform Civil Code? अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आपका आर्टिकल 14 के अंडर कवर होता है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी था जिसमें 44 ही आंसर था। वेट लेट मी चेक अगर मैंने वो लिखा है। Yes, the term armed rebellion was inserted to declare the emergency through which amendment? Yes, armed rebellion की टर्म को हमने किस अमेंडमेंट के अंडर इंसर्ट किया फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी? अब देखो नेशनल इमरजेंसी जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमने पहले क्या रखा था कि अगर एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्टर्बेंस का थ्रेट है ना तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो।
बट इस केस में क्या हुआ कि अब देखो, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी ना, 1975 में, तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बिल्कुल मिसयूज की गई थी। अब आप देखिए, उस टाइम पे प्रेस सेंसरशिप भी आपने लगाई, आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्सटेंसिव यूज किया, आपने हेबियस कॉर्पस को बिल्कुल खत्म कर दिया। आई अंडरस्टैंड कि मेकर्स ने कहा था कि चलो ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को ले सकते हो लोगों के इमरजेंसी के टाइम पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी मिसयूज करोगे। तो उस ड्रामेटिक पीरियड को, या फिर एक वो टेरिबल जो पीरियड था, उस चीज को रोकने के लिए बेसिकली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट, हमारी जनता गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, आर्म्ड रेबेलियन का कॉन्सेप्ट डाल दिया इन ऑर्डर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो इसका आंसर भी 44th अमेंडमेंट है। नाउ, which Bollywood actress has recently been awarded with Padma Shri? तो ये हमारी रवीना टंडन है। तो इनको जो है रिसेंटली अभी पद्मश्री मिला है, एंड ये भी आपका आई गेस अप्रैल का ही करंट अफेयर है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑफ 2020? अब देखो, ये इन्होंने करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा ही पीछे चले गए। तो 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका आशा पारेख को मिला था। नाउ, द वर्ड कैमोफ्लाज मीन्स, अब देखो कैमोफ्लाज को हम जनरली अगर किसी के लिए यूज करते हैं तो हम यूजुअली गिरगिट के लिए करते हैं, ठीक है। कैमेलियन के लिए हम सबसे ज्यादा कैमोफ्लाज का वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो किसी भी चीज पे जाता है ना, मतलब लाइक जैसे कोई भी, अब लाइक कोई ब्लू कलर है, पर्पल कलर है, ब्लैक कलर है, तो वो उसका कलर अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, क्या होता है फिर हमें वो एक टाइम पे वो दिखता ही नहीं है कि अच्छा यहाँ पे एक कोड किरला बैठा हुआ है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कैमोफ्लाज बोलते हैं। तो और यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्गाइज की, और डिस्गाइज का मतलब यह आता है कि हम अपनी अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, है ना। अपीयरेंस को चेंज करना ही डिस्गाइज है। और कैमोफ्लाज में भी क्या कर रहा है, कैमेलियन अपने अपीयरेंस को तो दूर कर रहा है ना, हमें पता है कि ये कैमोफ्लाज हो चुका है, ठीक है ना। देखो डिस्गाइज, और डिस्गाइज का आपका एक और क्वेश्चन यही था कि आप ये बताइए उसको क्या कहेंगे जब आप लाइक अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो किसी को डिसीव करने के लिए, मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो उसका भी मतलब डिस्गाइज है। जैसे पहले टाइम में राजा महाराजा क्या करते थे ना, अपना भेष बदल के गए हैं अपनी प्रजा के पास उनसे जानने के लिए कि बताओ हमारा रूल, मतलब बताओ हमारे राजा का रूल कैसा लग रहा है, तो वैसे ही उसको भी डिस्गाइज बोलते हैं, ठीक है। नाउ, अ ल्यूनेटिक पर्सन मीन्स, अब देखो ल्यूनेटिक जो है आपका लॉ में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो यू मस्ट रिमेंबर ल्यूनेटिक का मतलब वो है जो पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूनेटिक बोलते हैं। ओके, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की वीडियो बना के दी है उसमें एक दिया भी हुआ है केस, इट इज मचाल लालू का, ठीक है। तो ही वाज आल्सो ल्यूनेटिक, ठीक है, अर्लियर। नाउ देखो नेक्स्ट, which country's president Fattah el-Sisi attended 74th Republic Day of India on 26 January 2023? तो 26 जनवरी 2023 मतलब अभी बिल्कुल रिसेंट करंट अफेयर है। तो इट इज इजिप्टियन प्रेसिडेंट फतह एल सीसी, ठीक है। इनका नेम देखिए आपको पता लग जाएगा कि ये इजिप्ट के हैं। द टर्म स्कॉन मीन्स, देखो स्कॉन ना यूजुअली पता क्या होता है, हम बहुत जनरल में यूज करते हैं, बट ना एट द सेम टाइम ना कई बार इसका मीनिंग याद नहीं आता। तो वैसे अगर मैं बताऊं तो स्कॉन का मीनिंग होता है डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है, डिसडेन का मतलब होता है डिसबिलीफ, मतलब जहां पे आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी की इज्जत ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसडेन। अच्छा, अब जो स्कॉन है मुझे याद नहीं है अब इसके क्या क्या सिनोनियम्स दिए गए थे, तो जितने भी सिनोनियम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, आप इनमें से सभी कंसीडर कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर होगा वो फिर करेक्ट हो जाएगा। नाउ, व्हाट डज द इडियम फॉल ऑन द डेफ ईयर मीन्स? फॉल ऑन द डेफ ईयर का देखो मतलब होता है जब आपको इग्नोर किया जा रहा है। वैसे ये जो स्कॉन है इसका शायद आपसे एंटोनियम पूछा गया था, तो इसका रिस्पेक्ट आएगा आंसर। ओके, अच्छा, सो फॉल ऑन द डेफ ईयर्स का मतलब क्या होता है, जब आपको इग्नोर किया जा रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी लीगल से है, व्हाट इज अ प्रपोजल? प्रपोजल किसे कहते हैं? देखो लीगली प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल हमें पता है टू पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में प्रपोजल होता है। तो व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस या हर विलिंगनेस to another person to do or not to do something with a view to obtain his assent to such an act or abstinence. तो बेसिकली प्रपोजल कब माना जाता है, जब जैसे सपोज मैंने कहा कि हाँ मुझे ना अपनी कार बेचनी है, ठीक है, किसी अपनी फ्रेंड को बोला कि मैंने अपनी कार बेचनी है। अब यहाँ पे मैंने उसको एक प्रपोजल दिया, पर मेरा पीछे व्यू क्या था कि वो कहेगी हाँ यार मैं तेरी कार खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ गिव एंड टेक सिचुएशन, जहाँ पे आप ऑफर कर रहे हो
कि मैं ये करने की सोच रहा हूँ, मैं या फिर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, तो अगला कहेगा हाँ मैं भी अपना मनी इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ तेरे साथ। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल, जब आप दूसरी पार्टी से भी उसका एसेंट ले रहे हो कि क्या तू करेगा, ठीक है, तो दैट्स अ प्रपोजल। और अगर अगला हाँ कर दे तो दैट इज अ प्रॉमिस, ठीक है, तब वो प्रॉमिस बन जाएगा। प्रपोजल वो कब तक है, जब आपने उसको ऑफर किया है, ऑफर को ही प्रपोजल कहते हैं जनरल टर्म में। ओके, नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनेस्को। और ये बहुत ही कॉमन एब्रीवेशन है। एंड यस, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी आया था, उसमें आपसे सिर्फ ना इस यूनेस्को में सी का मतलब पूछा गया था। ओके, तो उसमें इसका आंसर था कल्चरल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका एक मैगजीन है, लीगल मैगजीन, तो इसमें है डैमनम साइन इंजरिया। अब देखो कैसे समझोगे इसको। डैमनम का मतलब होता है डैमेज, ठीक है, आपको कोई नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, ठीक है, कोई चोट पहुंची या व्हाटसोएवर, ठीक है। साइन का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, साइन का मतलब होता है विदाउट। अब आपको लीगल मैक्सिम समझ रहे हैं, तो जो जो वर्ड आपके सामने आते हैं ना, एक बार देख लिया करो कि आपको समझ आ जाए वो क्या कहना चाह रहे हैं। देन इज इंजूरिया। इंजूरिया नाम से आ रहा है इंजरी, ठीक है, तो डैमेज विदाउट इंजरी। अब इंजरी किस चीज की, कैसी इंजरी? इंजरी टू लीगल राइट्स, ठीक है, आपके लीगली आपको कोई डैमेज हो रहा है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो रहा है लेकिन आपको लीगली नुकसान नहीं हो रहा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देखो कैसे, सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, आप एक कन्फेक्शनरी के ओनर हो और आप एक लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे और कोई कन्फेक्शनरी शॉप नहीं है, जैसे कोई भी सेक्टर है, आप सेक्टर 4 में रह रहे हो, ठीक है, वहां पे सिर्फ आपकी एक कन्फेक्शनरी की शॉप है। तो वहां पे एक बंदे ने सोचा कि यार मैं भी अगर यहाँ कन्फेक्शनरी की शॉप खोलूंगा तो वो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा मुझे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है। तो उसने क्या किया, उसने आपकी बिल्कुल साइड में आके अपनी एक कन्फेक्शनरी की दुकान खोल ली, ठीक है। सपोज बी ने अपनी जो है एक कन्फेक्शनरी की दुकान आपकी कन्फेक्शनरी की साइड में खोल ली। तो अब यहाँ पे देखो, अब जो आपके कस्टमर थे, जो सभी लोग आपके कस्टमर थे सेक्टर के, अब वो बंट गए, वो बी में भी जाएंगे क्योंकि आपकी दुकान पे क्या है, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत क्राउड रहता है, तो ऑब्वियसली किसको पसंद है कि वो वेट करे, तो वो बी की दुकान पे जाने लगा। अब यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, आपके कस्टमर्स जो है आपके हाथ से जा रहे हैं, लेकिन लीगली क्या आपको कोई नुकसान हो रहा है? क्या उसने आपका कोई फंडामेंटल राइट छीना? क्या उसने आपकी पर्सनल लाइफ छीन ली? ऐसा तो नहीं हुआ ना। It was a damage, but it was damage without hurting or without injuring your legal rights. Now, the next question is, provision of emergency has been borrowed from which country? अब आपकी जो emergency की provision है वो कहाँ से ली गई है? देखो इसके ना तीन ऑप्शन देखो मुझे याद है, एक तो जर्मनी था, एक था यूएसए। यूएसए से हमने इमरजेंसी की कोई सिचुएशन का कुछ बोरो नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे हमने लाइक वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स, इन चीजों को लिया, प्रीएम्बल, है ना। बट अगर हम बात करें यूएसएसआर की, मतलब सोवियत यूनियन की, सोवियत यूनियन का जो ऑप्शन था उसमें हमने सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज लिया उससे, या हमने अपने प्रीएम्बल में जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसएसआर से लिया। थर्ड शायद कनाडा था या व्हाटसोएवर, और वहां से भी हमने रिलेटेड टू इमरजेंसी हमने कोई भी सिचुएशन नहीं लिया। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बनता है वो जर्मनी है। और जर्मनी से हमने क्या प्रोविजन ली है इमरजेंसी की, तो वो यही है कि इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो है फेडरल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो टूट सकता है। नेक्स्ट, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर। अब ये भी रिसेंटली अभी गई थी 14 अप्रैल को, मतलब बैसाखी से अगले दिन, ठीक है, इस दिन सबकी हॉलीडे भी थी। नाउ हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस विद ब्रिटिशर्स। अब ये देख के ना इसमें ना ऑप्शंस जितने भी थे, मुझे एक महात्मा गांधी का ऑप्शन याद है एंड मैंने वही महात्मा गांधी का ऑप्शन टिक किया। और इसका रीजन यही है क्योंकि राउंड टेबल के नाम पे ना एक इमेज ही यही बनी हुई है कि गांधी जी होंगे, ठीक है, गांधी जी गए होंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बट इसका ये आंसर गलत है एंड आई कंसीडर शायद सबने मोस्टली ने यही लिखा होगा महात्मा गांधी। तो इसका आंसर एक्चुअल में इट इज बी आर अम्बेडकर। ओके, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों की तीनों बी आर अम्बेडकर ने अटेंड की थी, नॉट गांधी जी। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब हम सब पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसका एक इंटरनेशनल डे एक्चुअल में कब मनाया जाता है ऑफिशियली, तो इट इज 8 सितंबर। नाउ व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर। अब देखो आप कहोगे कि इनका नाम यहाँ पे इतने टाइम बाद कैसे आया, तो इसका रीजन ये है क्योंकि इनको अभी जो है भारत रत्न मिला है एंड ही इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। एंड भारत रत्न हमारा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। और इनका जो फुल नेम है, देखो हम तो सच में सचिन तेंदुलकर के नाम से ही जानते हैं, बट एक्चुअल में इनका जो फुल नेम है दैट इज सचिन रमेश तेंदुलकर। ओके,
तो इसका आंसर है सचिन रमेश तेंदुलकर। ओके, लेट्स सी अगर मेरे पास और भी कोई क्वेश्चन हो। नो, सो इट वाज ऑल अबाउट, जितने भी क्वेश्चंस मुझे याद थे वो मैंने सभी यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर मुझे और कोई याद आएगा तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो डू करेक्ट मी गाइज इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली कंसीडर। एंड चलो व्हाट्सएवर, अब जो होना था वो हो गया, तो अब आगे जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट ही बताएगा कि अब क्या होगा। सो इट्स ओके, तब तक के लिए लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।